हेलो मेरे देश के नीट फील्ड के सभी शेर और शेरनियों। आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। आज मैं आप सबको एक खूबसूरत सा टॉपिक में मास्टर बनाने आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक फनी जोक के साथ इन अश्कों से आंखों की जुदाई कर देना। इन अश्कों से आंखों की जुदाई कर देना। अगर फिर भी ना लगे दिल जाने वफा, तो आकर मेरे घर की सफाई कर देना। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पेज एनसीईआरटी बायोलॉजी का एनसीईआरटी का पेज नंबर 123 निकालिए। और मैं आपको ये पूर्णतः बिलीव दिलवाता हूँ कि जितना पढ़ाऊँगा उतना ही नीट में आएगा, उससे बाहर कहीं नीट में सवाल नहीं आएगी। चैप्टर है यूनिट, ये 3rd यूनिट है 11th का, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आप पढ़ रहे होंगे। उसमें 3 चैप्टर हमको महत्वपूर्ण रूप से पढ़ना है। पहला चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा चैप्टर आपको मिलेगा, सेकेंड चैप्टर मिलेगा बायोमोलिक्यूल्स, और तीसरा चैप्टर मिलेगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये तीनों चैप्टर मिला करके करीब करीब 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन अर्थात 40 मार्क पूछा जाएगा। 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक साल। पिछले 32 ईयर का मैं ट्रेंड से बता रहा हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पेज नंबर उल्टाइए आप लोग, 124 उल्टाइए। ठीक है, कितना पेज नंबर उल्टाना है? 124। इसमें GN रामाचंद्रन के बारे में दिया गया। किसके बारे में दिया गया है दोस्त? GN रामाचंद्रन के बारे में दिया गया है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इसका जन्म कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। 1922 से लेकर के और 2001 के बीच में इसका सारा काम हुआ था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना और जानेंगे इसके बारे में। यह एक प्रकार का मूवी है। मूवी का नाम क्या है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर नंबर 8। जैसे सिनेमा में अलग अलग पार्ट्स होता है, ठीक वैसे ही इसमें भी अलग अलग पार्ट्स होगा। आप एक इसे सिनेमा समझ के पढ़ना तो आपको 100% याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, सिनेमा का कोई चीज़ जैसे याद नहीं करना रहता है, समझना रहता है, ठीक वैसे ही इसमें कोई भी चीज़ आपको याद नहीं करना है, समझना है। जब समझ जाओगे तो याद करना आसान हो जाएगा। इसका डायरेक्टर, जैसे प्रत्येक मूवी में डायरेक्टर होता है, वैसे ही इस यूनिट का डायरेक्टर का नाम क्या है? GN रामाचंद्रन। इस मूवी का डायरेक्टर कौन है? GN रामाचंद्रन है। ठीक है, इसका कार्य के बारे में जानेंगे, इससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट बातें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। GN रामाचंद्रन एंड आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर was the founder of the Madras Schools of Conformations Analysis of Biopolymers। देखिए, GN रामाचंद्रन क्या है? इसका आउटस्टैंडिंग काम है किस में? प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। मतलब प्रोटीन के स्ट्रक्चर में इसका महत्वपूर्ण क्या है? वर्क है। ये फाउंडर है, किन के फाउंडर है? मद्रास स्कूल्स ऑफ कन्फर्मेशंस एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर। ठीक है, जहाँ बायोपॉलीमर का एनालिसिस किया जाता है। तो किस स्कूल का फाउंडर है GN रामाचंद्रन? क्या बताइएगा? मद्रास स्कूल्स ऑफ कन्फर्मेशंस का। हिज डिस्कवरीज ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन पब्लिश्ड इन नेचर in 1954 एंड हिज एनालिसिस ऑफ द अलाउड कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन। इसको चलो छोटा छोटा पार्ट्स में करके पढ़ते हैं। His discovery of the triple helical structure of collagen published in Nature in 1954 1954 ईस्वी में ये क्या किए थे? डिस्कवरी किए थे। किसका डिस्कवरी किए थे? ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। और ये पब्लिश कब करवाए थे? नेचर में पब्लिश कब करवाए थे? 1954 ईस्वी में। तो ये सवाल पूछा जा सकता है। And his analysis of the allowed conformations of protein through protein NCERT में आप पढ़िए through the, यहाँ पे सही से नहीं लिखा गया था, through the use of रामाचंद्रन प्लॉट rank
among the most आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। देखिए ये क्या किए थे, एनालिसिस अलाउड कंफर्मेशन प्रोटीन थ्रू द यूज ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट का यूज करके इसके योगदान के वजह से बायोलॉजी में ज़्यादातर स्ट्रक्चर का क्या किया गया, ज़्यादातर स्ट्रक्चर को बढ़िया ढंग से जानने में यूज किया गया। अब हम लोग इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, इस पॉइंट को भी पढ़ लीजिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को जानते हैं। He received a PhD from Cambridge University in 1949, मतलब 1949 ईस्वी में इसे PhD का डिग्री मिला। कहाँ मिला था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। जैसे मान लीजिए अभी आप पढ़ रहे हो तो अभी तो आपको बड़े बड़े लोगों से जान पहचान उतना नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे, जैसे ही कहाँ जाओगे दोस्त, मेडिकल कॉलेज में जाओगे, तो वहाँ बड़े बड़े लोगों से आपको जान पहचान होगा, बड़े बड़े विद्वान लोग भी मिलेंगे। हो सकता है आपका जिंदगी वहीं से क्या हो जाए, एक नया मोड़ ले ले और आप लाइफ में बहुत ही आगे कर सकते हो अगर आप मेहनती हो। मेहनत वाले लोगों का बहुत ज़्यादा क्या है दोस्त, सम्मान है। फर्स्ट ईयर में जाइएगा तो कुछ नेगेटिव पॉइंट कहा जाए या वो ज़रूरी भी है, जैसे रैगिंग आर तो होता ही है, वो हम लोग के साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा, लेकिन सीनियर बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं और वहाँ बड़े बड़े विद्वान शिक्षकों से आपको मिलने का मौका मिलेगा, आपका ज़िंदगी वहाँ से पलट जाएगा। जैसे रामाचंद्रन का ज़िंदगी कब पलटा था, जब उन्हें PhD की डिग्री मिला था। कहाँ से? कैम्ब्रिज में। कब मिला था? तो 1949 ईस्वी में। तो ये पूछा जा सकता है। अगला है, विल एट कैम्ब्रिज रामाचंद्रन मीट लाइनस पॉलिन and was deeply influenced by his publications on model of the alpha helicals and beta helical structure that directed his attempt to solving the structure of collagens। देखिए ये कैम्ब्रिज में किससे मिले थे? रामाचंद्रन मीट लाइनस पॉलिन। ये क्या किए थे? लाइनस पॉलिन से मिले और लाइनस पॉलिन एंड वाज डीपली इन्फ्लुएंस, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए बाय हिज पब्लिकेशन। किसके पब्लिकेशन से? रामाचंद्रन के पब्लिकेशन से बहुत ही ज़्यादा क्या हुए, ऑन द मॉडल ऑफ अल्फा हेलिकल्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर डायरेक्टेड हिज अटेम्प्ट टू सॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। कोलेजन के स्ट्रक्चर के को सॉल्व करने में, उसके बारे में डिटेल से जानने में अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिकल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा क्या करती थी, डायरेक्ट अटेंड करती थी, डायरेक्ट अटेंड हिज। तो उम्मीद करते समझ गए होंगे। देखिए कोलेजन के स्ट्रक्चर को जानने में अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिकल्स स्ट्रक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया। ठीक है, ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ, ये चल बसे एट द एज ऑफ 78। ये 78 वर्ष के आयु में हम सबको छोड़कर चले गए। ये महान विभूति थे। देखिए एक न एक दिन हम सबको जाना है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाइए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको रिस्पेक्ट से नाम ले, आपको सदियों तक याद रखे। सबके ज़िंदगी का यही गोल होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत को विश्व गुरु हमें बनाना है दोस्त, आप सबको उसमें हमें सहयोग करना चाहिए। देखिए अगर भारत विश्व गुरु बनेंगी तो ये देशभक्ति की भाव हुई। जरूरी नहीं है कि आप बॉर्डर पे जाकर के ही लड़िए तभी देशभक्ति की भावना हुआ, नहीं। देश के लिए यदि आप अच्छा सोच रहे हो तो वो देशभक्ति की भावना हुआ, और इससे बड़ा देशभक्ति की कोई भावना हो नहीं सकता है, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि भारत फिर से क्या बने, विश्व गुरु बने। सबका सपना होता है कि हम लोग पहले किताब में पढ़ते थे कि भारत कभी विश्व गुरु हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है। लेकिन अब हम लोग अगर प्रयास करेंगे तो जरूर भारत विश्व गुरु बनेंगे। तो चलिए हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं, एक बार रिवैक कर लेते हैं क्या क्या पढ़े इसमें। GN रामाचंद्रन जो क्या थे, फाउंडर थे मद्रास स्कूल्स ऑफ कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स। मद्रास स्कूल के क्या थे, ये फाउंडर थे। ही डिस्कवरी इज में ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। ये ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन पे जो पब्लिश कब किया था, 1954 ईस्वी में पब्लिश किए थे, नहीं। उसके बाद पढ़े थे इनको PhD का डिग्री मिला था कैम्ब्रिज में 1949 ईस्वी में। और ये किन से मिले बोलिए, वहाँ पे कैम्ब्रिज में मिले लाइनस पॉलिन से मिले, और ये क्या किए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिकल स्ट्रक्चर, जो क्या करते डायरेक्ट सॉल्व करती है स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। और ये कब मर गए, मतलब हम सबको छोड़कर चले गए 78 वर्ष की आयु में। 7 अप्रैल 2001 को हम लोग को छोड़कर ये चले गए। इसलिए इनका कार्यकाल कब से कब है,
22 से लेकर के और 2001 है। तो यहाँ से ये सब पॉइंट से सवाल पूछा जा सकता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चलिए, तो ये वो सिनेमा में जो डायरेक्टर था उसके बारे में जान गए। डायरेक्टर का नाम बोलो, जी.एन. रामाचंद्रन। अब हम लोग सिनेमा स्टार्ट करते हैं। तो सिनेमा का नाम क्या है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर नंबर 8 होगा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सेल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्त, अभी तक आप सेल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं विज्ञान में, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में, तो सेल के बारे में कुछ न कुछ तो पढ़े ही होंगे। आज हम लोग काफ़ी डिटेल से सेल के बारे में पढ़ेंगे, और इससे ज़्यादा डिटेल व्यूज आपको मिलेगा कब? जब आप जाओगे नीट क्वालिफाई करके MBBS कॉलेज में पढ़ोगे, तब आपको और डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। ये सब भी यूज होगा ही होगा। तो उम्मीद करते हैं सिनेमा का नाम समझ गए होंगे, द यूनिट ऑफ लाइफ, जो फर्स्ट एपिसोड है। इसमें हमको किस किस के पढ़ना है? पहला बातें पढ़ना है, मतलब पहला इस सिनेमा का पहला चीज़ आएगा व्हाट इज सेल। पहले हम लोग जब सिनेमा देखेंगे तो पता चलेगा हमको कि सेल क्या होता है, ठीक है। फिर सिनेमा जैसे ही आगे बढ़ेगी एक इंटरवल के बाद, तब जानेंगे सेल थ्योरी। क्या जानेंगे? सेल थ्योरी जानेंगे। उसके बाद वो इंटरवल, जब ये सेल थ्योरी का पार्ट खत्म होगा तो दूसरा पार्ट फिर से आएगा। उसका नाम क्या होगा? एन ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल का ओवरव्यू जानेंगे, और उसके बाद जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, और तब जानेंगे लास्ट, जैसे ही सिनेमा के लास्ट में अगर ये एपिसोड आ जाए यूकैरियोटिक का, और ये ख़त्म हो जाए, तो समझ जाना ये एपिसोड, ये सिनेमा ख़त्म हो चुकी है। सिनेमा का नाम बोलो सब बच्चा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए पहले इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। पहले क्या जानते हैं? इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। मतलब किसी सिनेमा में कास्टिंग होता है ना दोस्त, तो उसी कास्टिंग को जानेंगे। देखिए, हर चीज़ को अगर मनोरंजन ढंग से पढ़िएगा तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा, और अगर आप नीरस बनाओगे, सब्जेक्ट को कठिन बनाओगे, तो फिर समझ में नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, व्हेन यू लुक अराउंड यू। आप अपने पहले चारों ओर देखो, अब मन में सोचो क्या क्या आ रहा है, बताइए क्या क्या आ रहा है। अगर यदि आप अभी अपने रूम में हो, पढ़ रहे हो, क्या दिखाई देगा? दीवार दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? या आप पहले छत पे चले जाओ और छत पर जा कर के देखो, जाओ, अरे मैं आपको ही कह रहा हूँ, छत पे जाओ। या अगर आपके पास छत नहीं है तो घर से बाहर निकलिए। अब देखिए आपको क्या क्या दिखाई दे रहा। तो आपके घर के आसपास क्या क्या दिखाई देगा? तो आपको घर दिखाई देगा, पेड़ पौधा दिखाई देगा, जीव जंतु दिखाई देगा। तो हम लोग देखेंगे बहुत चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से अगर देखिए तो मुख्य रूप से दो ही प्रकार की चीज़ आप देख रहे हैं। बहुत चीज़ देख रहे हैं, लेकिन उसमें 2 ही प्रकार की चीज़ दिखाई दे रहा है। पहला चीज़ होगा लिविंग, मतलब कुछ सजीव होगा और कुछ निर्जीव होगा। अब सजीव में भी बहुत चीज़ दिखाई दे सकता है, निर्जीव में भी बहुत चीज़ दिखाई दे सकता है। अब डिपेंड करता है कि सजीव निर्जीव में आपके आसपास, आपके घर के आसपास क्या क्या चीज़ है। नहीं, अब आगे बढ़ेंगे तो समझ में आया होगा। व्हेन यू लुक अराउंड, जब आप अपने चारों ओर देखेंगे, यू सीन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। दोनों चीज़ देखेंगे, या तो लिविंग देखेंगे, लिविंग का भी बहुत चीज़ देखेंगे, नॉन लिविंग में भी बहुत चीज़ देखेंगे। लेकिन टाइप पूछा जाए तो कितना बताइएगा? 2 ही टाइप है। बताओ, अगर कोई आपको रास्ता में चलते चलते पूछ दे कि कितना प्रकार का चीज़ दिखाई देता है, तो आप क्या बताओगे? बताइएगा 2 ही प्रकार का चीज़। केमिस्ट्री, ये मेडिकल साइंस की भाषा, पहला पार्ट्स होगा लिविंग और दूसरा पार्ट्स का नाम क्या होगा? नॉन लिविंग होगा। अब आगे जानते हैं। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योर सेल्फ। आप आश्चर्यचकित होंगे और अपने आप से पूछेंगे, व्हाट इज द मैक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, और व्हाट इज इट एन इन एनिमेट थिंग्स डज नॉट हैव विच अ लिविंग थिंग्स हैज। इसका मतलब आप आश्चर्यचकित होंगे और अपने आप से ये सवाल पूछेंगे। अगर आप एक अच्छा बच्चा हो तो ये ज़रूर पूछोगे कि क्या ऐसा चीज़ है जो किसी चीज़ को सजीव बना देता है और किसी चीज़ को निर्जीव बना देता है। ये सवाल आपके लिए रहा, आप सोचना। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और NCERT खुद इसका आंसर देती है। द आंसर टू दिस। चलो, पीछे की लड़की जो क्लास में बैठी हुई है, खड़ा हो जाओ, बहुत उलूल झुलूल करते रहती है। ए लड़का, तुमको भी कह रहे हैं, थोड़ा क्लास में बढ़िया से पढ़ो, कंसस हो जाओ। तुम्हारे कंधा पे बहुत ज़्यादा भार है दोस्त, तुम नहीं जानते हो, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें पता थोड़े है कि तुम क्यों पढ़ रहे हो।
अगर तुम्हें पता होता कि हम क्यों पढ़ रहे हैं तो उलूल जुलूल हरकत न तुम क्लास में नहीं करता। मन लगा कि पढ़िए, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे मम्मी पापा का तुम सपना हो दोस्त भाई, इसलिए पढ़ो अच्छा से। चलिए इसका आंसर बताओ तो लड़की, क्या ऐसा चीज़ होगा जो किसी वस्तु को सजीव बना देती है और किसी को निर्जीव बना देती है? नहीं पता? चलो तो समझो, देखते हैं। द आंसर टू, ये इसका आंसर खुद ही एनसीईआरटी देती है। टू, दिस इज द presence of basic unit of life, presence of basic unit of life, the cell in all living organism। प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या पाया जाएगा? सेल पाया जाएगा, और वही सेल क्या करती है? किसी को सजीव बना देती है जिसमें पाया जाएगा, और जिसमें नहीं पाया जाएगा वो क्या होगा? निर्जीव होगा। जिसमें नहीं पाया जाएगा उसको हम लोग क्या समझ सकते हैं? ऐसे निर्जीव समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। अरे आप कहेगा सेल पाया जाएगा, तो सेल तो पाया जाएगा, निर्जीव में भी पाया जाएगा, लेकिन उसमें डेड सेल न पाया जाता है। लिविंग सेल जिसमें पाया जाएगा वो होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जिसमें लिविंग सेल नहीं पाया जाएगा, अरे सेल तो सब चीज़ में पाया ही जाता है, बट जिसमें लिविंग सेल पाया जाएगा उसको बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जिसमें लिविंग सेल नहीं पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब समझ में आया? पीछे तक के बच्चे को समझ में आ गया ना? किसी को प्रॉब्लम भी है? अगर प्रॉब्लम है तो बबू अभी ही पूछ लो, क्योंकि आगे टाइम मिलेगा ना आपको। डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ लेना, अगली वीडियो में बता दूंगा। चलो आगे पढ़ते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितना प्रकार के ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दिया, चाहे वो सजीव हो, चाहे वो सजीव हो या वो निर्जीव हो, किससे मिलकर बना होगा? बताइए किससे मिलकर बना होगा? सेल से। बिल्कुल सही। तो सवाल पूछा जा सकता है कि सभी ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना होगा? क्या बताइएगा? सजीव से। ये कितने प्रकार का होगा? जीव कितने प्रकार का हमारे चारों दिखाई देती है? तो लिविंग और नॉन लिविंग दिखाई देती है। किसी चीज़ कोई लिविंग और नॉन लिविंग क्यों होती है? क्योंकि उसमें अगर लिविंग सेल पाया जाएगा तो वो लिविंग होगा, और नॉन लिविंग सेल पाया जाएगा, डेथ सेल पाया जाएगा तो क्या होगा? नॉन लिविंग सेल होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तो पूछा जाएगा सभी ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना होगा? तो ये तो एक बच्चा भी जवाब दे सकता है, क्या होगा? सेल से मिलकर बना होगा। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो केवल सिंगल सेल से मिलकर बना होगा। पिछले चैप्टर में भी तो हम लोग पढ़े थे ना, सेल के बारे में कुछ बात जाने थे ना। टिश्यू स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल जब पढ़े थे उसमें तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम बताए थे। सिंगल सेल से मिलकर बना होगा तो बोलेंगे उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा, पैरामेसियम, ढेर सारा ऐसा है सिंगल सेल, जो सिंगल सेल से ही अपने सभी प्रकार के काम को क्या करता है? पूरा करता है। उस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। विल अदर, जबकि अदर है, लाइक एज कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जबकि कुछ ऐसा भी है जो बहुत ही ज़्यादा सेल से मिलकर बना होगा तो उसको क्या बोलेंगे? बोलिए, उसको क्या बोलेंगे? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उदाहरण के तौर पे यदि आप अभी सक्सेस नहीं किए हो तो सारा काम आपको खुद ही करना पड़ता है। अगर आप अपने घर से बाहर हो, रूम लेकर के कहीं रह करके पढ़ रहे हो, तो बताइए आपको सब काम तो अकेले करना पड़ रहा है ना। खाना बनाना, खाना खाना, कपड़ा साफ करना, कोई सामान खरीद के लाना, घर को साफ करना, मतलब हर प्रकार के जितना काम होता है लगभग सभी काम अकेले करते हैं। जब अकेले करेंगे, अगर आप अकेले होगे और आपको अगर हम क्या कहेंगे? सेल कहेंगे, तो आपको हम क्या कर सकते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन जैसे ही आप सक्सेस कर जाओगे, मान लीजिए आप डॉक्टर बन जाओगे, तो कितना लोग आपकी सेवा में आ जाएंगे? बताइए। आप सीनियर डॉक्टर बनोगे, मेहनत करोगे तो सीनियर डॉक्टर बनोगे, सैकड़ों लोग आपके अंदर काम करेंगे, तो आपको ज़्यादातर काम करना नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर काम आपके लिए कोई दूसरा आदमी करेगा, जैसे खाना कोई और बना देगा, कपड़ा कोई और साफ कर देगा, अलग अलग काम है जो दूसरे आदमी कर देंगे। तो उम्मीद करते समझ में आया होगा। अगर आप सक्सेस कर जाते हो तो समझो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसा हो जाते हो, और जब तक सक्सेस नहीं किए हो कैसा हो? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपको डिटेल से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे व्हाट इज सेल। क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज सेल, मतलब सेल होता क्या है। पहले हम लोग ये सब बात जान लिए, अब जानेंगे सेल होता क्या है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है क्या क्या काम के लिए वो कैपेबल होती है। पहला, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो स्वतंत्र रूप से एग्जिस्टेंस कर सकती है, एंड परफॉर्म द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, अपने
जिंदगी का जितना भी इम्पोर्टेंट काम है वो सब काम कर सकता है। स्टूडेंट बउआ, एक स्टूडेंट कहता एक बिहारी सब पे भारी है, इसलिए और एक नारा सुने होंगे, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा पावर होता है, वो अकेले सब काम करने के लिए क्या होता है, अकेले एग्जिस्ट कभी कर सकता है और सभी काम अकेले भी, ऑल इसेंशियल फंक्शन अकेले कर सकता है। इसलिए कहा जाता है जो हमसे टकराएगा, बोलो आगे, बिल्कुल सही, चूर चूर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। एनीथिंग लेस देन द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज not ensure independent living. Anything less than complete structure of cell does not ensure independent living. Independent living, anything मतलब कोई भी चीज़ less than complete structure जो of the cell not ensure independent living, ये living इंडिपेंडेंट लिविंग को इंश्योर नहीं करेगी, ठीक है। हेंस द सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यही हुआ डिफिनेशन सेल का। सेल का डिफिनेशन क्या है, देखिए सेल क्या है, सेल इज द फंडामेंटल मतलब बेसिक, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बेसिक संरचना भी खुद बनाता है, बेसिक संरचना भी खुद बनाता है और सब काम खुद करता है भी, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। तो सेल का डिफिनेशन समझ में आया। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपको सेल बना देंगे, मान लेंगे तो आप सेल हो, मतलब आपका स्ट्रक्चर, आप किसी चीज़ को आप खुद बना सकते हो, अरे बेसिक चीज़ तो कर सकते हो ना। उसके बाद फंक्शन, बेसिक फंक्शन, छोटा मोटा काम जो होगा वो खुद ही कर सकते हो, तो इसलिए आपको क्या कहा जाएगा, सेल कहा जाएगा। आगे पढ़ते हैं। यहाँ से सवाल पूछा ये सवाल बन सकती है कि सेल, व्हाट इज सेल, तो क्या होगा, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसका बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फंक्शन, फंडामेंटल फंक्शन कौन करेगी, बताइए, सेल करेगा, सेल के थ्रू होगा। आप कुछ साइंटिस्ट का योगदान इसमें जानते हैं। आप भी यदि बढ़िया से पढ़ोगे तो हो सकता है फ्यूचर में साइंटिस्ट बनोगे। क्या बनोगे, साइंटिस्ट भी बन सकते हो, रिसर्च करोगे दोस्त। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सो एंड डिस्क्राइब्ड द लाइफ सेल। सवाल पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा साइंटिस्ट है, कौन ऐसा साइंटिस्ट है, कौन ऐसा साइंटिस्ट है जो सबसे पहले क्या देखा, लाइव सेल को देखा, लिविंग सेल को देखा। क्या बताइएगा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक पहला ऐसा साइंटिस्ट है जो सबसे पहले लिविंग सेल को देखे। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है नीट में। अगला है, रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस। इसके देखने के बाद, लिविंग सेल को देखने के बाद, लिविंग सेल को कौन पहले देखा, मेरे साथ बोलेगा सब बच्चा, पूरा दम से बोलो, पूरा दम से, लेकिन शोरगुल नहीं होना चाहिए ज़्यादा। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक सबसे पहले क्या देखा, लिविंग सेल को देखा। इसके जस्ट बाद रॉबर्ट ब्राउन क्या देखा, डिस्कवर किया न्यूक्लियस का। क्या, किसका, रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस, लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन किया था। किसके स्टडी पे, उसके बाद स्टडीज कॉर्क सेल, नहीं, जो कॉर्क सेल मतलब डेड सेल है, उस पर स्टडी किए थे। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, इट इज इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवेल्ड ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ द सेल। देखिए माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद, माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद, खोज होने के बाद, उसके इन्वेंशन होने के बाद क्या किया, डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग देखे, किसका, सेल का। किसका देखे, सेल का। जैसे लिविंग सेल में क्या आएगा, जैसे बैक्टीरिया आएगा, स्पर्म सेल आएगा, प्रोटोजोआ आएगा, आरबीसी आएगा, नहीं आरबीसी आएगा, ये सब क्या है, लिविंग सेल होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए इससे सवाल क्या पूछा जा सकता है। पहले तो सवाल यही पूछेगा कि यूनिसेल ऑर्गेनिज्म क्या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करती, तो बताइएगा हाँ। क्या ये अकेले परफॉर्म करती, सभी फंक्शन को बोलेंगे हाँ। सेल का डेफिनेशन क्या होगा, तो सेल क्या है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। लिविंग सेल को सबसे पहले कौन देखा, तो क्या बताइएगा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक सबसे पहले देखे थे। रॉबर्ट ब्राउन किसका डिस्कवरी किए थे, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किए थे। माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के
क्या होने के बाद, इन्वेंशन होने के बाद सेल के स्ट्रक्चर को जानना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। तो यहाँ से ये सवाल पूछा जा सकता है। पहला एपिसोड खत्म हुआ, इस सिनेमा का पहला पार्ट खत्म। अब लोग सिनेमा का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आते हैं सेल थ्योरी जो एनसीईआरटी का ये पेज नंबर देख लीजिए आप, 23 था, 23 इसमें 24 होगा। मतलब चैप्टर जो स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें सबसे नीचे वाला पैराग्राफ में देखो ना, अब दिया है ना सेल। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, ये भी जानेंगे कि यहाँ से कौन कौन सवाल बनता है। इन 1838 1838 में मैथियस सिल्डेन एंड जर्मन बॉटनिस्ट explained a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of the plant। देखिए 1838 ईस्वी में मैथियस सिल्डेन एंड जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मन ये क्या है, जर्मन बॉटनिस्ट है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि मैथियस सिल्डेन क्या है, तो बताएंगे बॉटनिस्ट है। कहाँ के बॉटनिस्ट है, तो जर्मन बॉटनिस्ट है। तो पहला सवाल यही पूछा जा सकता है। कब किए थे, ये ईयर भी पूछा जा सकता है, तो 1838 ईस्वी में। ठीक है, ये बॉटनिस्ट थे, इसलिए प्लांट सेल पे क्या किए, रिसर्च किए। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व, इस पर रिसर्च एग्जामिन किए प्लांट सेल पर। एंड ऑब्जर्व ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू, जो किसे, देखिए प्रत्येक प्लांट किससे मिलकर बना होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर बना होगा, जो क्या करेगा, टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा ऑफ द प्लांट, जो प्लांट के टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। एट अबाउट द सेम टाइम, उसी टाइम थियोडोर स्वान्स लगभग उसी टाइम का मतलब हुआ 1838 में किए थे, ये 1839 में। ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे, वो कहाँ के बॉटनिस्ट थे, वो बॉटनिस्ट थे जर्मनी के बॉटनिस्ट, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, नहीं वो जर्मनी के बॉटनिस्ट, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड द सेल हैड द थिन आउटर लेयर विच इज टूडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए स्वान ने क्या किया, 1838 ईस्वी में बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल पे रिसर्च किए, क्या किए, स्टडी किए और रिपोर्ट दिए कि सेल हैड अ थिन आउटर लेयर। प्रत्येक सेल के पास एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, एक पतली सी क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, और उसको आज के समय में हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे पहले कौन बताया, क्या बताइएगा, स्वान। कितना ईस्वी में, 1839 ईस्वी में। ये क्या थे, तो जूलॉजिस्ट थे। क्या थे बबुआ, जूलॉजिस्ट। कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे। और हमारे मैथियस सिल्डेन कहाँ के थे, तो ये बॉटनिस्ट थे। कहाँ के थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। कब रिसर्च किए थे, 1838 ईस्वी में, ये 1839 ईस्वी में। तो उम्मीद करते हैं दोनों के बारे में समझ में आया। ही ऑल्सो कंक्लूडेड, जब उसको कंक्लूड किया गया, ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द प्लाज्मा, बेस्ड ऑन द स्टडीज ऑफ ऑन द प्लांट, बेस्ड ऑन द स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यू। एनसीईआरटी में देखिए सही दिखा देगा, प्लांट टिश्यू की स्टडी के आधार पे द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। सेल वॉल का प्रेजेंस होना प्लांट सेल का क्या है, यूनिक कैरेक्टर कहा। ये कंक्लूजन निकाले, ये क्या निकाले, कंक्लूजन निकाले। ऑन द बेसिस ऑफ द स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस डाइट द बॉडीज, ये क्या है जो दिखाई नहीं दे रहा वो बॉडीज है, एनसीईआरटी में देखना। ऑफ द एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। देखिए स्वान प्रपोज जो हाइपोथेसिस किया था उसमें पता चला कि द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल
प्लांट्स आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। मतलब एनिमल का और प्लांट का जो बॉडी होता है किससे मिलकर बना होगा, सेल से या सेल के प्रोडक्ट से, सेल से या सेल के प्रोडक्ट्स के। किसके, स्वान प्रपोज जो हाइपोथेसिस प्रपोज किया था उसके आधार पर क्या हुआ, प्रपोज किए उसके आधार पर बताया कि बॉडीज ऑफ द एनिमल, मतलब एनिमल का बॉडी और किसका बॉडी, प्लांट का बॉडी किससे मिलकर बना होगा, किससे मिलकर बना होगा, तो सेल से एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से। तो सवाल पूछा जा सकता है ये कि किसी भी प्लांट और एनिमल का बॉडी किससे मिलकर बना होगा, तो क्या बताइएगा, सेल से और प्रोडक्ट ऑफ सेल से। ये कौन बात किसके हाइपोथेसिस के आधार पे है, तो स्वान के हाइपोथेसिस के आधार पे है। अब दोनों के हाइपोथेसिस को मिलाते हैं, सिल्डेन एंड स्वान। सिल्डेन क्या, कहाँ के साइंटिस्ट थे, मैथियस सिल्डेन जर्मन बोटनिस्ट थे, जो बोटनिस्ट थे तो प्लांट पे रिसर्च किए, और हमारे जो है स्वान साहब वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इसलिए क्या किए, एनिमल पे रिसर्च किया। दोनों के आधार पे जो कंक्लूजन आया वो देखते हैं। सिल्डेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, ये दोनों मिलकर के सेल थ्योरी को दिया। सेल थ्योरी को देने वाला साइंटिस्ट का नाम पूछा जाएगा, क्या बताइएगा, लड़का तुम बोलो तो, हाँ तुमको ही कह रहा हूँ, बोलो, बिल्कुल सही। क्या बोल रहा है वो बताओ तो, सब बच्चा जोर से बोलेगा, मेरे साथ जोर से बोलेगा। लेकिन सिल्डेन एंड स्वान क्या दिया, सेल थ्योरी को दिया, सिल्डेन एंड स्वान सेल थ्योरी को दिया। दिस थ्योरी हावेयर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल वेयर फॉर्मेड। ये थ्योरी ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया कि कैसे न्यू सेल फॉर्म्ड होता है, ये थ्योरी ये नहीं बता पाया कि कैसे न्यू सेल फॉर्म्ड होता है। आगे बढ़ते हैं। रुडोल्फ विर्चो 1855 ईस्वी में, रुडोल्फ विर्चो 1855 ईस्वी में फर्स्ट एक्सप्लेन्ड डाइट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्मेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। देखिए सिल्डेन और स्वान दोनों मिलकर के जो सेल थ्योरी दिए थे, ये पता नहीं कर पाया कि न्यू सेल कैसे बनती है। तब रुडोल्फ विर्चो फिर से नया हीरो का इसमें क्या हुआ, एंट्री हुआ। जब देखिए सिल्डेन और स्वान नाम का हीरो क्या किया, गुंडा विलेन को नहीं मार पाया, विलेन को नहीं मार पाया, उस गुत्थी को सुलझा नहीं पाया, तब तीसरा हीरो का एंट्री हुआ। तीसरा हीरो का नाम बोलो, रुडोल्फ विर्चो। कब हुआ था, 1855 ईस्वी में। उन लोगों का कब हुआ था, उन लोगों का कब हुआ था, सिल्डेन का कब हुआ था, 1838 में नहीं, और स्वान का कब हुआ था, 1839 में। और इनका क्या हुआ है, एंट्री कब हुआ इस मूवी में, 1855 ईस्वी में। फर्स्ट एक्सप्लेन, सबसे पहले ये एक्सप्लेन किए थे, दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्मेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये बोले सेल डिवाइड करेगी, सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और नया सेल किससे मिलकर बना होगा, गौर से सुनो, तुमको ही कह रहा हूँ दोस्त, गौर से सुनो। न्यू सेल क्या करती, सबसे पहले न्यू सेल के बारे में कौन बताया, न्यू सेल डिवाइड करती है, न्यू सेल आर फॉर्मेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। न्यू सेल किससे मिलकर बना होगा, उससे पहले वाले सेल से, पहला जो उपस्थित एग्जिस्ट करती है सेल उससे मिलकर बनना होगा। इसी को हम लोग क्या कहें, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। नीट में सवाल पूछा जा चुका है कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर स्टेटमेंट कौन दिया था, क्या बताइएगा, रुडोल्फ विर्चो। दो गो साइंटिस्ट सिल्डेन स्वान, ये दोनों हीरो जब फ्लॉप कर गया तो तीसरा हीरो का सिनेमा में एंट्री हुआ। तीसरा हीरो क्या किया, क्या बताइए, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। इसका मतलब होता है कि न्यू सेल आर फॉर्मेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ सिल्डेन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी द फाइनल शेप। वो क्या किया, मॉडिफाइड किया, मॉडिफाइड किया किसके, हाइपोथेसिस को, सिल्डेन एंड स्वान के, और फाइनल सेल थ्योरी और फाइनल शेप, सेल थ्योरी को फाइनल किया, फाइनल शेप दिया। सेल थ्योरी टू अंडरस्टूड टुडे इज, सेल थ्योरी को इस तरह से हम लोग जानते हैं। पहला स्टेटमेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसलिए इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बना होगा, कंपोज्ड ऑफ सेल, मतलब सेल से मिलकर बना होगा, और साथ ही साथ और प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बना होगा। तो पहला स्टेटमेंट समझ में आया। ये कौन सेल थ्योरी जो मॉडिफाइड किए हैं बताइए, रुडोल्फ विर्चो। किसके हाइपोथेसिस को मॉडिफाइड किए थे, सिल्डेन एंड स्वान के हाइपोथेसिस को। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, ये हीरो तो बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा विलेन को क्या कर रहा है, ध्वस्त कर रहा है। अगला,
ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये इनका स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट तो उसी दोनों का स्टेटमेंट जस्ट छाप दिया नहीं, और दूसरा स्टेटमेंट बताया कि ऑल सेल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। एक महत्वपूर्ण मैं बातें आपको बता दूं, अभी वक्त है आपका जनाब, नाच लीजिए। देखिए, यदि कोई लोग आपके साथ बुरा करे तो उसको डायरेक्ट जाके बोलो, अभी वक्त है आपका जनाब, नाच लीजिए। जिस दिन हमारा आएगा तब मुजरा करवाएंगे आपसे। तो इसी के साथ आज के क्लास में जो बातें पढ़े थे उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या पढ़े थे। सबसे पहले हम आपको बताए थे कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर एक यूनिट है, ये एक सिनेमा में यूनिट का नाम क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें पहला एपिसोड आएगा सेल थ्योरी, जो अभी हम लोग जो अभी चल रहा है। जब ये सेल थ्योरी पहला हीरो का काम खत्म, फिर उसमें दूसरा हीरो आएगा, कौन आएगा, बायोमोलिक्यूल्स, और तीसरा क्या है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये तीनों चैप्टर मिला करके 10 से 12 सवाल आपसे पूछा ही जाएगा, पिछले 10 साल से पूछा जा रहा है। उसके बाद हम लोग इस सिनेमा का डायरेक्टर का क्या नाम है, डायरेक्टर का नाम, किसी सिनेमा का डायरेक्टर होता है ना, उसका क्या नाम है, GN रामाचंद्रन। GN रामाचंद्रन किसके फाउंडर है, मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशंस एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स, इसके क्या है, फाउंडर है। इसके बारे में जाने, फिर जाने ये किससे मिले थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किससे मिले थे, लाइनस पॉलिन से मिले थे। ये बीटा अल्फा हेलिक्स एंड बीटा स्ट्रक्चर जो किसको सॉल्व करने में हेल्प करती है, कोलेजन के स्ट्रक्चर को सॉल्व करने में हेल्प करती है। और ये डायरेक्टर साहब हम लोग को सदा के लिए छोड़कर चले गए, कब, 78 वर्ष के एज में, 7 अप्रैल 2001 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग पढ़े, डायरेक्टर के बारे में पता चल गया। अब सिनेमा स्टार्ट होती है। सिनेमा का नाम यहाँ पे क्या था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी सिनेमा का पहले कास्टिंग आता है, तो कास्टिंग देखिए, कास्टिंग में क्या था, हम लोग पढ़े लिविंग सेल, नॉन लिविंग सेल पढ़ लिए। उसके बाद जाने सेल का डेफिनेशन जाने, ये भी जाने, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ये बात जान लिए। उसके बाद हम लोग देखें कि इस सिनेमा में हमको क्या क्या जानना है। तो पहले बातें जानना है, व्हाट इज सेल, फिर दूसरा जानना है, ये जानने के बाद क्या क्या सीख जाओगे देखने के बाद सिनेमा। दूसरा है सेल थ्योरी, उसके बाद एन ओवरव्यू ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ये सब हम लोग जानेंगे। तो आज जाने व्हाट इज सेल, सेल क्या होता बताइए। तो सेल का डेफिनेशन देख लिए। उसके बाद सेल थ्योरी पे आ गए थे। इसमें अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, नहीं, अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग। एंटोन ल्यूवेनहॉक पहले क्या किया था, लाइव सेल को डिस्कवरी किया। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन सबसे पहले न्यूक्लियस को देखे, नहीं, सबसे पहले क्या देखे, न्यूक्लियस को देखे। उसके बाद माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर के बाद क्या जानने में आसानी हुआ, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल जानने में आसानी हुआ। फिर सेल थ्योरी में 1838 ईस्वी में मैथियस सिल्डेन, जो जर्मनी के क्या थे, बॉटनिस्ट थे, प्लांट पे क्या किए, रिसर्च किए और बताए ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। नहीं, उसके बाद कौन आए, हमारे स्वान साहब आए। कब आए, लगभग उसी टाइम में रिसर्च किए थे, 1839 ईस्वी, मतलब 1 वर्ष बाद। जो कहाँ के साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। और ये किस पे, एनिमल सेल पे रिसर्च किए। और इनका क्या था, स्टेटमेंट था, एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड द सेल दैट थिन आउटर लेयर से क्या होता है, ये बना होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। उस सिल्डेन सॉन का हाइपोथेसिस देख लिए। उसके बाद आया रुडोल्फ विर्चो आया। रुडोल्फ विर्चो क्या किया, 1855 ईस्वी में सबसे पहले एक्सप्लाइंड सेल डिवाइडेड एंड सेल आर फॉर्मेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमनीसेलुलर दिया। उसके बाद किसके हाइपोथेसिस को मॉडिफाइड किए, कौन के मॉडिफाइड, रुडोल्फ विर्चो, किसके, सिल्डेन एंड सॉन के हाइपोथेसिस को मॉडिफाइड किए और फाइनल शेप दिए सेल थ्योरी का। पहला क्या था स्टेटमेंट, सिल्डेन सॉन का स्टेटमेंट ले लिया, क्या था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। और इनका दूसरा क्या था, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। और अगर ये क्लास आपको समझ में आया तो आप क्या करो, इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लो। और आग की तरह, जी हाँ, आग की तरह ये वीडियो उन सभी देशभक्तों के पास भेज दीजिए जो
नीट का तैयारी करके अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहता है, अपने गांव का नाम रोशन करना चाहता है, अपने एरिया का नाम रोशन करना चाहता है और भारत को विश्व गुरु बनाने में फिर से अपना योगदान देना चाहता है। तो तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, फिर अगला एपिसोड पढ़ेंगे इसके बारे में।